आप सभी श्रोतागणों को आभार कि आप इतनी सहजता से इस सत्र को सुन रहे हैं। कृष्णा और वैद और निर्मल में जो गल्प और यथार्थ को जो मैंने समझने का प्रयास किया है, उनके दो उपन्यासों को हमने लिया है, जिसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से गल्प और यथार्थ में जो उन्होंने अपनी रचनाओं में लिया है, किस प्रकार से उन्होंने गल्प किया। कृष्णा सोबती, कृष्ण बलदेव वैद और निर्मल वर्मा तीनों ही हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। इन लेखकों की रचनाओं में कल्पना यथार्थ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में यथार्थ को अत्यंत सजीव और प्रभावशाली तरीके से चित्रित किया गया है, वहीं कल्पना का भी एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है जो इनकी साहित्यिक विशेषता को बढ़ाता है। इन तीनों ने अपनी कथा यात्रा में यथार्थ को भिन्न भिन्न ढंग से अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। इन तीनों लेखकों की रचनाओं में यथार्थ और कल्पना का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है वो आप देखेंगे आगे। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं। वो अपनी सशक्त लेखन शैली, सामाजिक संवेदनशील और नारीवाद से जुड़े मुद्दे को खुलकर लिखने के लिए जानी जाती हैं। उनके साहित्य में भारतीय समाज के विविध पहलुओं की गहरी झलक मिलती है। उनका लेखन भाषा और विषय वस्तु दोनों में नवीनता और प्रयोगधर्मिता का परिचय देता है। इनकी लेखनी महिलाओं की आज़ादी, समाज में उनके स्थान और मानवीय संबंधों की गहराइयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। वे हिंदी साहित्य की एक साहसिक और सशक्त आवाज़ के रूप में हमेशा याद की जाएंगी। वे अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए जानी जाती हैं। साथ ही उनकी रचनाओं में सामाजिक जटिलताएं और इतिहास की गहरी समझ देखने को मिलती है। कृष्णा सोबती की रचनाएं अक्सर सामाजिक यथार्थ और मानसिक यथार्थ के इर्द गिर्द घूमती हैं। वे अपनी रचनाओं में मानव मन की गहराइयों की परतों को खोलकर रखती हैं और न केवल बाहरी संसार की वास्तविकताओं का चित्रण करती हैं, बल्कि पात्रों की मानसिक स्थिति, उनकी आंतरिक यात्रा और संवेदना को बड़ी गहराई से प्रस्तुत करती हैं। कृष्णा सोबती की रचनाओं में जितना सहज मेल यथार्थ का है, उतना कल्पना का भी अनोखा मेल देखने को मिलता है। उनके लेखन में जहां एक ओर सामाजिक और व्यक्तिगत यथार्थ का सजीव चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर कल्पना का भी अपनी पूरी ताकत से अपने पूर्ण रूप में मौजूद रहती है। अब बात करते हैं उनकी जो रचना है मित्र मरजानी, जिसमें वो ऐसे समय में ऐसी स्त्री की कल्पना करती हैं कि वो उस समय के दौर को आज के समय के दौर में देखती हैं। वो किस रूप में देखती हैं? ये मित्रों मरजानी उपन्यास, जो कि एक नारीवादी दृष्टिकोण में लिखी गई एक ऐसी कथा है जो समाज की रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ने वाली एक सशक्त नारी के रूप में उभरती ये कथा है। यह उपन्यास नारी स्वतंत्रता, यौनिकता और पारिवारिक बंधनों के यथार्थ को सशक्त रूप से चित्रित करती हैं। यह उपन्यास मुख्य रूप से यथार्थवादी होने के साथ साथ इसमें गल्प का उतना ही समावेश मिलता है। यह उपन्यास कहानी नहीं, एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार की घटनाओं पर आधारित है। जिनमें हर एक पात्र के किरदार की छाप पाठक के दिमाग में पहुंचती है। नायिका मित्र एक ऐसी स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है जो सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों का सामना कर अपने पति सरदारी लाल और उनके परिवार के बीच रहते हुए भी अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीना चाहती है। उसकी सोच विचार, बोलचाल तथा उसका व्यवहार उस समय समाज के द्वारा महिलाओं के लिए तय किए गए दायरों से बाहर थी। कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्र मरजानी के पात्र मित्रों के चरित्र की प्रशंसा करते हुए जयप्रकाश पांडे ने लिखा है कि यह कृष्णा सोबती की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो एक आम मध्यवर्गीय परिवार में घटित होती है। वह मित्रों के बहाने स्त्री को उसकी इच्छाओं के लिए जीने, जूझने और लड़ने का हथियार देती हैं। मित्रों के रूप में कृष्णा सोबती ने एक ऐसा कैरेक्टर दिया है जो खुद से प्यार करती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में संकोच नहीं करती। वह अपने अधिकारों के लिए बोलती भी है, झगड़ती भी है और वह खुद के लिए जीना चाहती है, लेकिन उसकी इच्छाएं कहीं न कहीं दबी रह जाती हैं। मित्रों अपनी शारीरिक इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती है, जो अपने पारंपरिक रूप से भारतीय समाज में महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता था।
मित्रों, पारंपरिक समाज के लिए स्त्रियों से बिल्कुल अलग है उसकी बेबाकी और उसको बाकी स्त्रियों से अलग बना देती है। समाज के द्वारा स्त्रियों पर लगाए गए बंधनों को वह स्वीकार नहीं करती है। अपने जीवन और इच्छाओं को पूरा करने की उसकी जो प्राथमिकता है वह मानती है कि स्त्री का शरीर और उसकी इच्छाएं केवल समाज और परिवार के लिए नहीं, उसके स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण है। मित्रों, अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है, यह बिना किसी हिचक के बड़े ही सहजता के साथ अपनी भावनाओं और शारीरिक इच्छाओं को परिवार के बीच रखती है, जो कि एक बहू के लिए उस समय में स्वीकार नहीं था। मित्रों, मरजानी उपन्यास कृष्णा सोबती के उस दौर में लिखा हुआ जहाँ शायद स्त्रियों को उतना खुलने की आज़ादी नहीं थी। उनको एक तो जो पर्दा प्रथा या उनकी जो शिक्षा जो भी थी कि उस समय उनको शिक्षा नहीं उतना दी जाती थी, तब वो इस कथा की कल्पना कर रही हैं जो आज यथार्थवाद से जोड़ती है। और उनका जो दूसरा उपन्यास है ए लड़की, जिसमें यथार्थ और गल्प की बात करें, यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें एक बूढ़ी माँ अपने अंतिम दिनों में अपनी बच्ची से बातचीत करती है। वो अपनी जो यादें हैं अपने जीवन की, संघर्ष और भावनात्मक जटिलताओं को दर्शाया गया है। इस कहानी में माँ और पुत्री के बीच बातचीत का जो संवाद है, जिसमें माँ अपने संचित अनुभवों को मृत्यु के अंतिम समय को ढंग से देखना चाहती है। बेटी भी जानना चाहती है कि उसकी माँ का जीवन कैसा रहा, किन स्थिति परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ा, जीवन में उसे किन किन बातों का दुख हुआ और क्यों उसके जीवन की सभी ख्वाहिशें पूरी हुई। इन सारी बातों को विस्तृत रूप से जानना चाहती थी। माँ अपनी पुरानी यादों और अनुभवों में खोई रहती थी, जबकि बेटी उसके वर्तमान को समझने और संभालने की कोशिश करती है। उपन्यास में वृद्धावस्था, अकेलापन, पारिवारिक संबंधों की उलझनें और एक महिलाओं के जीवन के विभिन्न पक्षों को बारीकी से उकेरा गया है। इस उपन्यास में जीवन की सच्चाइयाँ और संवेदनाएं इतनी गहराई से चित्रित हैं कि यह पाठक को वास्तविकता का प्रतिबिंब लगता है, लेकिन साथ ही इसमें साहित्यिक गल्प के तत्व भी हैं जो एक प्रभावशाली रचना बनाते हैं। यह माँ बेटी के रिश्तों की उलझन भरी बारीकियां और जटिलताओं को बहुत ही संयम और धैर्य के साथ सुलझाती हैं, उसे एक नया आयाम देती हैं। माँ बेटी की जटिल लेकिन गहरे लगाव और जुड़ाव के इर्द गिर्द इसमें स्त्री पुरुष, घर परिवार और संतान से स्त्री के संबंधों की गहन पड़ताल है। इसके साथ ही स्त्री अपनी चुनाव, निजता, स्वतंत्रता और आज़ादी के सवालों को भी उठाया गया है। माँ बेटी के रिश्तों की जटिलता, वृद्धावस्था की सच्चाइयाँ, नारी जीवन के संघर्ष और परिवार के संबंधों की मार्मिकता। ये लड़की केवल एक माँ बेटी की कहानी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन। इसमें रिश्तों की सच्चाइयाँ, समाज की रूढ़ियों, वृद्धावस्था की तकलीफें और नारी जीवन के संघर्ष देखने को मिलता है। यह उपन्यास पाठकों को गहरे स्तर पर सोचने को और महसूस करने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन उन्हें साहित्यिक ऊंचाई देने के लिए कल्पना और नाटकीयता का भी प्रयोग किया गया है। इस कहानी में लेखिका अपनी ओर से कुछ नहीं कहती। कथा के सारे सूत्र संवाद और बातचीत से ही खुलते हैं। संवाद में केंद्र में बेटी, माँ की बड़ी उम्र, कूल्हे की हड्डी टूटना, ऑपरेशन, घावों का ठीक न होना, दवा, इंजेक्शन, दर्द की टीसें, दुख की लहरें और इन सब चीज़ों में डूबते उतराते किश्ती की तरह जीवन और स्मृतियों का आच्छादन मन स्थिति में घर पर रहने वाली अकेली बेटी को देख रेख करने वाली मासूम सी संबोधित दिशा निर्देशों, इच्छाओं, बड़बड़ाहटों, चहल छेड़छाड़ और तंज भरे वाक्यों को इस कहानी में बुना गया है। अब बात करते हैं कृष्ण बलदेव वैद। कृष्ण बलदेव वैद हिंदी साहित्य के उन विशिष्ट लेखकों में से एक हैं जिन्होंने पारंपरिक कथा शिल्प से अलग एक प्रयोगवादी और आधुनिक शैली में लेखन किया है। वैद साहित्य में यथार्थ के चित्रण को अत्यावश्यक मानते हुए उनके अनुसार साहित्य के लिए यथार्थ उतना ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है जितना कि वास्तविक जीवन में। उनकी रचनाओं में गल्प और यथार्थ एक अनोखा संयोग देखने को मिलता है। उनके उपन्यास और कहानियों में वास्तविकता के साथ एक विशिष्ट प्रकार की कल्पनाशीलता भी होती है जो पाठक को एक नई दुनिया में ले जाती है। वैद की रचनाओं में यथार्थ महज सामाजिक या भौतिकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी भी है।
बेद की जो मैंने लिया उसका बचपन नोवेल है, जो कि 1957 में ये प्रकाशित हुआ था। अपने समय और शैली के आधार पर हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में ये उसका बचपन उपन्यास गिना जाता है, जिसमें एक बालक के मानस को बहुत ही अनूठे और प्रयोगधर्मी शैली में प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास के केंद्र में एक छोटा सा बालक बीरू और उसका परिवार है। बीरू एक निहायती संवेदनशील बच्चा है। वह परिवार, समाज व परिवेश में जो भी कुछ देखता और एवं भोगता है, उसका परिवार अभावों का एक अजायब घर है, जहाँ पर हर समय कोई न कोई समस्या का अभाव बना ही रहता है। जिसमें एक विशिष्ट इसमें एक संवेदनशील बच्चे के दृष्टिकोण में एक निर्धन परिवार की रोजमर्रा के जीवन में जोखिम को अनेक दृश्य खंडों में उभारा गया है। कृष्ण बलदेव बेद का एक महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसमें बचपन की दुनिया में एक संवेदनशील, जिज्ञासु और कल्पनाशील बालक की दृष्टि से प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास कथानक से अधिक बाल मन के अनुभवों, स्मृतियों और विचारों और कल्पनाओं का चित्रण करता है। यह एक ऐसा उपन्यास है जो कि बंटवारे की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यह कहानी छोटे से परिवार की है, जो 3 बच्चों, एक दादा दादी, माता पिता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसका मुख्य पात्र बीरू, जिसकी स्मृतियाँ इस उपन्यास के आख्यान को रचती हैं, उसके बचपन की स्मृतियों, माता पिता, दादी, 3 भाई बहन, बहन की एक सहेली, बहन का प्रेमी और उसका मुस्लिम दोस्त। परिवार के इस उपन्यास के माध्यम से घर परिवार के बीच रिश्तों की बनावट से समाज के हाल को जाना जा सकता है। एक बार बीरू की बड़ी बहन देवी और उसके चाचा रघुपत किसी दूसरे गांव में से उसके पास आने वाले थे। बाबा के द्वारा जब माँ को आने का समाचार दिया गया तो माँ उनके आटे, तेल, दाल जैसी अनेक अभावग्रस्त वस्तुओं के बारे में झुंझलाती हुए बताती हैं। माँ की झुंझलाहट और अभावों को सुनकर बाबा क्रोध में आकर कड़कने हैं। इसी प्रत्युर में माँ कहती हैं कि कड़कने से मैं खुद तो आटा नहीं बन जाऊंगी, लकड़ियाँ भी गीली हैं, दिया सलाई भी नहीं है और कितने दिनों से आग मांग कर गुजारा कर रही हूँ। लेखक ने भूख और अभाव से त्रस्त एक ऐसे परिवार के यथार्थ का बारीकी से चित्रण किया है, जहाँ व्यक्ति के जीवन और संबंधों का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे लोग अपने जीवन व संबंधों को जीने व निभाने की जगह उन्हें केवल ढोने के लिए आविष्ट होते हैं। दूसरा जो उनका उपन्यास है नर नारी। कृष्ण बलदेव बेद का ये उपन्यास जीवन के विभिन्न पहलुओं को विशेष रूप से पुरुष और महिला के संबंध तथा उनके सामाजिक स्थिति और उनके बीच मानसिक द्वंद्व की गहराइयों से प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास बेद ने न केवल पुरुष और महिला के बीच के पारंपरिक समाज अंतर को दिखाया है, बल्कि इस संबंध में होने वाली मानसिकता, संघर्ष और आपसी रिश्तों में बदलाव को भी उजागर किया है। यह पुरुष और महिला के रिश्तों के उनके भावनात्मक और मानसिक संघर्ष को बहुत ही गहरे तरीके से पेश करता है। यह उपन्यास सामाजिक दृष्टिकोण से जटिलताओं को उजागर करता है जो भारतीय समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच होती है। पुरुष और महिला के रिश्ते सिर्फ शारीरिक आकर्षण या भौतिक संदर्भ तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह गहरी मानसिकता, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत पहचान से भी जुड़े होते हैं। यह उपन्यास प्रेम, द्वंद्व, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के विषय पर विचार करता है और समाज द्वारा निर्धारित पारंपरिक भूमिकाओं और उम्मीदों को चुनौती देता है। कृष्ण बलदेव बेद ने कथा के माध्यम से कुछ ऐसे पात्र और घटनाएं रची हैं जो मानव मन की जटिलताओं और रिश्तों की गहराइयों को समझने के लिए कल्पनाशीलता पर आधारित हैं। यह कल्पना न केवल पात्रों, विचारों और उनके मानसिक द्वंद्व को दर्शाती है, बल्कि उस समय के समाज में व्याप्त रिश्तों की असलियत को भी परत दर परत सामने लाती है। उपन्यास में पात्रों के आपसी संबंधों की जो गहरी छानबीन की गई है, वह कहीं न कहीं कल्पना और यथार्थ का सम्मिलन है। उदाहरण के तौर पर लेखक द्वारा पुरुष और महिला के बीच जो आदर्श और वास्तविकता की जटिलताएं सामने लाई गई हैं, वे कभी कल्पनाशीलता होती हैं तो कभी समाज की वास्तविकता को बयां करती हैं। निर्मल वर्मा को पढ़ेंगे। निर्मल वर्मा कथा साहित्य को मानव की संवेदना, कल्पना और वास्तविकता का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जहाँ एक और उन्होंने अपने कथा साहित्य में मानवीय चेतना को लिखा तो वहीं दूसरी ओर अन्य विधाओं, समाज, कला, विमर्श साहित्य आदि सभी विषयों पर अपने बहुमूल्य विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। निर्मल वर्मा के उपन्यासों
की अपनी एक विशिष्टता के बारे में सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं कि उनके उपन्यास के बारे में बात करें तो उनका एक सूत्र है स्मृति। उनके वाचन की बीज स्मृति में है। यह स्मृति उनके उपन्यास में देखने को मिलती है, चाहे वह उपन्यास बेदिन या लालटीन की छत, सभी स्मृतियों में तत्वों की झलक। निर्मल वर्मा का जो उपन्यास है बेदिन, यह उपन्यास हमें पारिवारिक संस्था का नया रूप देखने को मिलता है। इस उपन्यास के माध्यम से एक कथा मुख्य पात्र इंदी, जो मूलतः भारतीय है परंतु विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई है, इसी कारण वह अपनी संस्कृति से दूर हो गई। जब उसकी बहन का पत्र आता है तो वह उस पत्र को उपन्यास के आरंभ से अंत तक उसे पढ़ नहीं पाती, या फिर यूं कहें कि पढ़ना नहीं चाहती। यह क्रिसमस के चंद शांतिपूर्ण दिनों की गाथा है। यह अवसादपूर्ण प्रेम कथा जो बर्फ की धूप, छुट्टियों के खालीपन, पुराने शहर के पुलों व टावरों के बीच चुपचाप चलती है। हर पात्र का अपना अतीत जो यूरोप के युद्धोत्तर पीढ़ी के अभिशप्त छाया से जुड़ा है। उनका जो अगला उपन्यास है लालटीन की छत, ये भारतीय परिवार के माध्यम से नैतिक मूल्यों के परिवर्तन दिखाया गया है। इसमें जो केंद्रित पात्र है वो काया है, जो एक ऐसी लड़की है जिसकी कोई भाषा नहीं है। वह घटनाएं व लोगों में केवल महसूस होती है और अपने व्यवहार को व्यक्त करती है। इसमें परिवार में अकेलापन का ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। काया हर किसी से जुड़ने का प्रयास करती है मगर जुड़ नहीं पाती, और जितना ही सबसे जुड़ने का प्रयास करती है उतना ही वह सबसे अलग और अकेला पाती है। और यह है उपन्यास निर्मल वर्मा का सृजनात्मक यात्रा का एक प्रस्थान बिंदु है, जिसे उन्होंने एक खास समय पर केंद्रित किया। बचपन के अंतिम कगार से किशोर अवस्था के रूखे पाठ पर बहता हुआ समय, जहां पहाड़ों के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं था। यह ऐसी मानवीय जीवंतता को बचाए रखने की कोशिश के लिए यह रचना, यह उपन्यास में आत्मा का अपना अकेलापन तो देह की निजी और जीवन की सच्चाइयों के साथ अकेले होने की यातना है। यह काया नाम की एक ऐसी लड़की है जो सर्दी की लंबी सूनी छुट्टियों में इधर उधर भटकती रहती है और अपनी स्मृतियों के गुंजलक को खोलती रहती है। वह अब उम्र के ऐसे मोड़ पर है जहां बचपन पीछे छूट चुका है और आने वाले समय में अनेक संकेत और रहस्यों संदेशों से भरा हुआ है। लेकिन यह सिर्फ अकेली लड़की नहीं बल्कि अकेली पड़ गई संवेदना की कहानी है। मूल रूप से कृष्णा सोबती, कृष्णमल द्विवेदी और निर्मल वर्मा तीनों ही हिंदी साहित्य के बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज, व्यक्तित्व और मानसिक संघर्षों को गहरे प्रभावशाली तरीके से चित्रित किया है। इनके लेखन में गल्प और यथार्थ का अद्भुत मिश्रण मिलता है जो इनकी कृतियों को विशिष्ट और समृद्ध बनाता है। इस लेखक में हम तीनों लेखकों की रचनाओं में गल्प और यथार्थ तत्व को समझने का प्रयास किया है। जहाँ कृष्णा सोबती का लेखन आमतौर पर यथार्थ और कल्पना के मिले जुले रूप में प्रस्तुत होता है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के भीतर वास्तविकता को बहुत गहरे स्तर पर चित्रित किया है। उनके लेखन में महिला दृष्टिकोण, पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक असमानताएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। कृष्णमल द्विवेदी के लेखन में गल्प और यथार्थ का अद्भुत संयम है। उन्होंने हमेशा अपनी रचनाओं में यथार्थ को आधार बनाया है। लेकिन साथ ही उन्होंने उनके पात्रों, घटनाओं के माध्यम से कल्पना की एक गहरी परत भी दिखाई देती है। उनका लेखन हमेशा पारिवारिक समस्याओं, आंतरिक संघर्ष और मानव संवेदनाओं से संबंधित होता है और उनके पात्र सामाजिक सच्चाइयों से जूझते हुए मानसिक हलचल और भावनात्मक द्वंद्व में फंसे होते हैं। निर्मल वर्मा के लेखन में यथार्थ और गल्प का संयोजन एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका लेखन आमतौर पर आंतरिक और मानसिक संघर्षों, अकेलेपन और मानसिक द्वंद्व पर केंद्रित होता है। वर्मा की रचनाएं समाज के बाहर से ज़्यादा पात्रों के भीतर की दुनिया को समझाने का प्रयास करती हैं। इन तीनों लेखकों की रचनाएं मानव मन, समाज और संवेदनाओं को, जटिलताओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता होंगे आनंद पांडे जी।